हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है BA6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास सोशियोलॉजी विषय रहेगा। ठीक है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र विषय जिन सभी के पास है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर 2024-25 यानी कि अभी का है। छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास रहेगा। ठीक है, जिन्होंने मेरे पास क्वेश्चन पेपर सेंड किया उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इनकी वजह से काफ़ी लोगों का यहाँ पे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आपका पेपर है पायनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है, पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी आपका क्वेश्चन पेपर है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सेट किए गए हैं यूनिवर्सिटी की ही तरफ से। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि जो 100 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उसमें जिस जिस क्वेश्चन की ज़रूरत रहेगी उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा। ठीक है, बाकी आपको आंसर की मैं बताता चलूँगा। और वीडियो को सबसे पहले आपको शेयर कर देना है, अपनी ज़िम्मेदारी से वीडियो को शेयर करना है। आप कमेंट्स करना है, जिस भी क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर की चाहिए मुझे सारी चीज़ आप बता देना। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, कुछ लिंक दे रखे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए वहाँ पर है, एक बार चेक ज़रूर कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना AR देसाई द्वारा लिखी गई है। तो AR देसाई द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये वाली जो रचना है ये किसने लिखी है? AR देसाई ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? AR देसाई ने लिखी है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो बाकी रचना है इनको भी मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। देखो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो रचना है किसने लिखी है? आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इनको, BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने इसको लिखा है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। जो डाइवर्सिटी है, देखो डाइवर्सिटीज़ जो है ना, बहुत सारे स्कॉलर हैं ना जिन्होंने इस तरीके की जो रचना है लिखी है, तो इसमें कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, तो इसका एक्यूरेट आंसर नहीं पता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वो अपनी कॉपी में अलग से नोटपैड में इम्पोर्टेंट या फिर नोट्स करके उसको अलग से लिख लेना। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, बस मैं वही आपको बताता हूँ, अदरवाइज आंसर आपको बता देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 है वो निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है हमें बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि जो संविधान का आर्टिकल 25 है, जो अनुच्छेद 25 है, वह हमें कौन सा अधिकार देता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि धर्म की स्वतंत्रता जो आपको देता है ना, वो आर्टिकल 25 के तहत ही आपको इंडिया में धर्म की फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स आपको यहाँ पे दिया गया है। अब बाकी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, आपको कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 19 में फर्स्ट का ए। ठीक है, आर्टिकल 19 में फर्स्ट का ए आपको जो देता है वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद एकत्र होने की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ असेंबली जो देता है आर्टिकल 19 का ए का बी जो है। ठीक है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट का जो बी आपका अनुच्छेद हो जाएगा वो आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी कि एकत्र होने की स्वतंत्रता देता है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो देता है आर्टिकल 19 में फर्स्ट का जो एफ है। ठीक है, आर्टिकल 19 में फर्स्ट का एफ अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार देता है। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों या फिर गाँव की है? तो ग्रामीण क्षेत्र और गांव की विशेषता कौन सी हो जाएगी? आप इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ के आंसर लगाएंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा यहाँ पे। देखो पहला ऑप्शन है कि उच्च जनसंख्या घनत्व। तो उच्च जनसंख्या घनत्व आपको मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? आप गांव में देखते हैं, शहर में देखते हैं? देखो शहर में भी गांव में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको शहर में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि एक फ्लैट बना दिया है, उसमें जो बिल्डिंग है फ्लैट में, उसमें एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यानी कि छोटी सी ज़मीन है, बिल्डिंग बना दी है, काफ़ी लोग रह रहे हैं। तो ऐसे ही हज़ारों बिल्डिंग है वहाँ पे शहर में। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से समझ जाएंगे कि उच्च जनसंख्या घनत्व आपको ज़्यादातर शहर में देखने को मिलता है। उन्नत बुनियादी ढांचा जो आपको देखने को मिलता है शहर में मिलता है। गांव में आपका
निम्न बुनियादी ढांचा आपका होता है। और शहरीकरण यानी कि शहरीकरण तो शहर में ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है कि प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जो कृषि रहेगी, प्राथमिक व्यवसाय के रूप में गांव में जो कृषि रहती है वो विशेषता रहती है किसकी, गांव की। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों या फिर गांव की है। तो प्राथमिक व्यवसाय के रूप में कृषि जो हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों या फिर गांव की विशेषता हो जाएगी। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित जातियां किस जाति समूह की जीवन शैली का अनुकरण करने का प्रयास करती हैं। इस क्वेश्चन को पहले आपको मैं समझाता हूं, संस्कृतिकरण क्या होता है। देखो, संस्कृतिकरण एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। इसकी अवधारणा जो थी भारतीय समाजशास्त्री हैं एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने दी थी। और ये जो प्रक्रिया है ये संदर्भित करता है कि जिसके द्वारा निम्न जाति जो हैं या फिर जनजाति या फिर अन्य समूह जाति जो होती हैं वो व्यवस्था में अपनी स्थिति ऊपर उठाने के प्रयास में उच्च जाति, जैसे विशेष रूप से आप ब्राह्मण के रीति रिवाजों, विचारधाराओं और अन्य जीवन शैली का अनुकरण करते हैं। यहाँ पे मोटी मोटी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि निम्न जाति के जो लोग हैं, निम्न जाति के जो लोग हैं वो विशेष रूप से किसकी नकल करते हैं, ब्राह्मणों के रीति रिवाज की, ब्राह्मणों के विचारधाराओं की, ब्राह्मणों के अन्य जीवन शैली जो होती हैं उसकी नकल करते हैं संस्कृतिकरण में निम्न जाति के लोग। तो उसी को हम कहते हैं संस्कृतिकरण। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन के अगर आप फिर से पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित जातियाँ किस जाति समूह की जीवन शैली का अनुकरण करने का प्रयास करती हैं। अनुकरण का मतलब होता है नकल, जीवन शैली की, उनकी जो जीवन शैली है जैसे वो जीते हैं उसका नकल करते हैं। तो ब्राह्मण की नकल मोस्टली करते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकता की नहीं है। तो आधुनिकता की विशेषता आपकी नहीं हो जाएगी परंपरा, बाकी तार्किकता, गतिशीलता और आपकी ये हो जाएगी यहाँ पे परानुभूति। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, आधुनिकता की विशेषता है। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृषि समाज जो शब्द है मुख्य रूप से निम्नलिखित पर आधारित समाज को संदर्भित करता है। जो कृषि समाज शब्द है वो कौन से समाज को संदर्भित करता है, तो कृषि खेती। ठीक है, कृषि समाज जो शब्द है वो मुख्य रूप से कृषि खेती पर आधारित समाज को, कृषि और खेती पर जो समाज आधारित होते हैं उसको संदर्भित करता है कृषि समाज। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। इसमें आपको मैच करना है, एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे पता चलेंगे। देखो, ये थिंकर है और ये कॉन्सेप्ट है। किस थिंकर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पे आपको बेसिकली मैं यही बताऊँगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसको मैच करना है। तो G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये जो हैं इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, तो बाबू इन्होंने दिया है कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट। किसने दिया है, G.S. घुरिये ने दिया है। फर्स्ट का 3 से मैच कर देंगे। इरावती कर्वे, इरावती कर्वे ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, तो किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। फर्स्ट का बी से मैच कर देंगे। M.N. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया 4 नंबर क्वेश्चन में। तो डी का सेकंड से मिला देंगे। तो D.P. मुखर्जी ने ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है। तो सी का जो है आप 4th से मिला देंगे। तो इसका आप मैच कर लेना, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि A.R. देसाई ने अपने समाजशास्त्रीय लेखन में किस पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, A.R. देसाई ने, जो A.R. देसाई हैं उन्होंने अपने समाजशास्त्रीय लेखन में जो पद्धति का यूज़ किया है वो ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का व्यापक रूप से उपयोग किया है। सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शमीरपेट गांव का अध्ययन किस भारतीय समाजशास्त्री द्वारा किया गया है। तो शमीरपेट गांव का अध्ययन जो किया गया है आपका S.C. दुबे के द्वारा किया गया है। S.C. दुबे का पूरा नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे, श्यामा चरण दुबे इनका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, S से श्यामा, C से चरण, श्यामा चरण दुबे ने शमीरपेट गांव का अध्ययन किया है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे याद रखेंगे। और M.N. श्रीनिवास का मैं एक बता दूं, M.N. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। ठीक है, कौन से गांव का, रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया है, M.N. श्रीनिवास ने किया है। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। और आगे ये सारे क्वेश्चन हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किताब जो लिखी है वो आपकी इरावती कर्वे ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? इरावती कर्वे ने लिखी है। कब लिखी थी? 1969 में इरावती कर्वे ने रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किताब को लिखा था। ठीक है, AR देसाई ने 1969 में रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक को लिखा था। इस बात को याद रखेंगे। AR देसाई का पूरा नाम भी आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अक्षय रमन लाल। ठीक है, हाँ, अक्षय रमन लाल देसाई इनका पूरा नाम हो जाएगा। थोड़ा दिमाग से निकल जाता है लेकिन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MN श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया है। तो मैंने आपको बता दिया रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया है भैया? रामपुरा गांव का अध्ययन आपका AR देसाई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि MN श्रीनिवास के PhD में उनके पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइज़र कौन थे। तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर लगाना रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड जो हो जाएंगे वो MN श्रीनिवास के PhD में पर्यवेक्षक थे। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि द डायनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। हु रोड द बुक द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किताब आपकी लिखी है रामकृष्ण मुखर्जी ने। कब लिखी थी ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आंसर आपको साथ में बताते चल रहे हैं। 1957 में रामकृष्ण मुखर्जी ने द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी किताब लिखी थी। पॉइंट आपको लिखते चलना, ठीक है। अलग से मैं लिखने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा। आप अभी वीडियो देखेंगे तो वीडियो स्किप मत करना, स्पीड में मत देखना, जैसी चल रही है वैसी करना और कॉपी में बस पॉइंट खटाखट लिखते रहना रफ़ की तरह, और उसी रफ़ से आप अपना रिवाइज कर लेना। बहुत बेहतरीन तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MN श्रीनिवास के पश्चिमीकरण के सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत के रूप में किस पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना पश्चिमी सामाजिक मूल्यों का उदय। ठीक है, पश्चिमी सामाजिक मूल्यों का उदय। तो आपको यहाँ पे इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखना है इसी क्वेश्चन में कि MN श्रीनिवास के पश्चिमीकरण के सिद्धांत। तो पश्चिमीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? MN श्रीनिवास ने। पश्चिमीकरण का सिद्धांत बाबू किसने दिया है? MN श्रीनिवास ने। इस वाले पॉइंट को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AR देसाई, ठीक है, AR देसाई की क्लासिक कृति भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि इस बात पर जोर देती है। तो AR देसाई की जो क्लासिक कृति है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि किस बात पर जोर देती है? आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का आर्थिक और वर्गीय आधार। ठीक है, C आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा कार्य रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है। तो रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है। देखो 6 विलेज ऑफ बंगाल, ये जो काम है, ये वाला जो रचना है किसकी हो जाएगी? 6 विलेज ऑफ बंगाल रामकृष्ण मुखर्जी की रहेगी। द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वाला वर्क किसका रहेगा? रामकृष्ण मुखर्जी का रहेगा। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी वर्क भी आपका रामकृष्ण मुखर्जी का रहेगा। कास्ट क्लास एंड पावर जो वर्क रहेगा, कास्ट क्लास एंड पावर जो वर्क रहेगा ये आंद्रे बेतेई का रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा? आंद्रे बेतेई का रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपका रामकृष्ण मुखर्जी का वर्क नहीं रहेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के प्रभुत्व की अवधारणा किसने दी? व्यक्ति के प्रभुत्व की अवधारणा जो दी है MN श्रीनिवास ने दी है। B करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयुक्त परिवार प्रणाली की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी रहेगी? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे साझा आय और संपत्ति। ठीक है, आय है यहाँ पे, साझा आय और संपत्ति। मतलब कि ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की फीचर ऑफ अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली तो होती है, जॉइंट फैमिली का मतलब सभी को यहाँ पे पता है कि जिसमें दादा चाचा वगैरह सब साथ में रहते हैं और एक ही जगह में खाना बनता है। ऐसा नहीं कि चाचा अलग बना रहे और ताऊ अलग बना रहे और हम अलग बना रहे और सब अलग बना रहे, नहीं। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है एक ही घर में खाना बन रहा है, एक ही सभी की इनकम है, यानी कि सब
इनकम जो रखेंगे वो एक बंदे के पास रहेगी, कोई कितना भी, जैसे बाप के पास ही रहेगी, तो इस तरीके से। तो उसमें होता है शेयर इनकम एंड प्रॉपर्टी, इनकम भी शेयर की जाती है, प्रॉपर्टी भी शेयर की जाती है, तो वही आता है जॉइंट फैमिली का फीचर। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जीएस घुरिये से निकटता से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है जीएस घुरिये से निकटता से, ठीक है, निकटता से जुड़ा है। तो राइट आंसर आपको लगाना है बॉम्बे विश्वविद्यालय जो हो जाएगा जीएस घुरिये, यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये, इनका पूरा नाम भी याद रखें, गोविंद सदाशिव घुरिये से जुड़ा है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस घुरिये किस प्रसिद्ध पश्चिमी समाजशास्त्री के छात्र थे। जीएस घुरिये वॉज अ स्टूडेंट ऑफ विच फेमस वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, किस वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट के स्टूडेंट्स रहे हैं जीएस घुरिये। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भैया जवाब दे दो। WHR रिवर्स, ठीक है, WHR रिवर्स के ये स्टूडेंट रहे हैं कौन, जीएस घुरिये। WHR रिवर्स के ये स्टूडेंट्स रहे हैं, आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक भारतीय जाति व्यवस्था में 4 मुख्य वर्ण कौन से हैं। पारंपरिक भारतीय जाति में सभी को पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि जो छुआछूत होती है, ठीक है, अनटचेबिलिटी होती है, तो कौन सा संविधान है, ठीक है, कौन सा संविधान जो है वो भारत में छुआछूत को समाप्त करता है। तो अनुच्छेद 17 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंद्रे बेती ने अपना क्लासिक फील्ड वर्क किस दक्षिण भारतीय गांव में किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो राइट आंसर आपको लगाना है श्रीपुरम, ठीक है, श्रीपुरम में आंद्रे बेती ने अपना क्या किया है, अध्ययन किया है। आंद्रे बेती ने अपना क्लासिक फील्ड वर्क किस दक्षिण भारतीय गांव में किया। तो इन्होंने जो अपना क्लासिक फील्ड वर्क किया है श्रीपुरम गांव में किया है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे, चलो मैं हाथ के हाथ बता के चल रहा हूँ कि जो रामपुर जो है, मैंने आपको बता रखा है, रामपुर जो गांव है उसका अध्ययन किसने किया है, MN श्रीनिवास ने किया है। शमीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया है, SC दुबे ने किया है। SC दुबे का पूरा नाम आपको याद रखना है, श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे ने शमीरपेट गांव का अध्ययन किया है। रामपुर गांव का अध्ययन किसने किया है, MN श्रीनिवास ने किया है। श्रीपुरम गांव का अध्ययन आंद्रे बेतई ने किया है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं बताता चल रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंद्रे बेतई की सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा किन 3 तत्वों पर केंद्रित है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है जाति, वर्ग और शक्ति। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीएस घुरिये ने भारतीय समाज के अध्ययन में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। राइट आंसर आपको लगाना है इंडोलॉजिकल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आंद्रे बेतई किस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रोफेसर थे। तो आंद्रे बेतई किस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रोफेसर रहेंगे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा कमल मुखर्जी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो राधा कमल मुखर्जी जो है एक समाजशास्त्री हैं, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल्यों का सामाजिक संरचना का मुख्य विषय क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लग रहा है नैतिकता और संस्कृति, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। पेपर में ना थोड़ा ब्लर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई बात नहीं, आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो टेलीग्राम पे है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है PDF का डायरेक्ट, तो आप उस पर जाकर डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी भैया शेयर ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है, वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाबू। और आप क्या करेंगे, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा किसी भी यूनिवर्सिटी से रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना, या फिर स्क्रीन पे भी आपको नंबर नज़र आ जाएगा, ठीक है, शुरू में या लास्ट में या पूरी वीडियो में कहीं भी आपको नज़र आ जाएगा, उस पर आप इसको शेयर कर देंगे अपने क्वेश्चन पेपर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंद्रे बेते के विश्लेषण में भारत में जाति को इस प्रकार समझा जाता है। तो आंद्रे बेते के विश्लेषण में भारत में जाति को किस प्रकार समझा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जवाब दो भैया, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रणाली। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रणाली के रूप में भारत में जाति को समझा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया है। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध। ठीक है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध अध्ययन किया है किसमें, सोशल इकोलॉजी में। ठीक है, सोशल इकोलॉजी में राधा कमल मुखर्जी ने रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट का अध्ययन किया है। पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख जाति का निर्धारण करने का मानदंड नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर डिटरमिनिंग अ डोमिनेंट कास्ट। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है भाषाई वर्चस्व। ठीक है, लैंग्विस्टिक डोमिनेशन। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी की जीवन अवधि क्या है, यानी कि जन्म कब हुआ और मर कब गए। तो आपको राइट आंसर लगाना है 1894 से 1961 तक इनकी जो है लाइफ रही थी। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय युवाओं का अध्ययन किया है। तो भारतीय युवाओं का अध्ययन डीपी मुखर्जी ने किया है। भारतीय युवाओं का अध्ययन डीपी मुखर्जी ने किया है। पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ स्टडीड इंडियन यूथ। तो इंडियन यूथ की स्टडी डीपी मुखर्जी ने की है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एम.एन. श्रीनिवास की पश्चिमीकरण की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समूह पर लागू होती है। एम.एन. श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन प्राइमरली अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, यानी कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप पर एम.एन. श्रीनिवास का जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन वो किस ग्रुप पर अप्लाई होता है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ के कह रहा है। तो शहरी अभिजात वर्ग और उच्च जातियाँ यानी कि अर्बन एलाइट्स एंड हायर कास्ट के ऊपर ये जो होता है अप्लाई होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था। तो परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप जो है संयुक्त परिवार का यानी कि जॉइंट फैमिली का इनका ट्रेडिशनल रहा है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा का लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है परंपरा का क्या नहीं है, लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है अनुभव सिद्धता यानी कि एम्पिरिकिज्म। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुर्गों में धर्म एवं समाज का अध्ययन किस विद्वान ने किया। कुर्ग्स में यहाँ पे पढ़े विच स्कॉलर हैज़ स्टडीज रिलीजन्स एंड सोसाइटी इन कुर्ग्स में धर्म एवं समाज का अध्ययन किस विद्वान ने किया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है। राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है एम.एन. श्रीनिवास ने किया है बाबू। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक लैंगिक राज्य है। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। इंडिया कैसा एक राज्य है, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। तो ये आपका सही रहेगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने ग्रामीण भारत में वर्ग संरचना का अध्ययन किया है। विच स्कॉलर हैज़ स्टडीज द क्लास स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। राइट आंसर आपको लगा देना है ऑल ऑफ द अबव यानी कि के.एल. शर्मा, रामकृष्ण मुखर्जी और आंद्रे बेते। इन सभी ने ग्रामीण भारत में वर्ग संरचना का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं है। तो पश्चिमीकरण का प्रभाव आपका नहीं रहेगा जातिवाद को प्रोत्साहन करना, वरना जाति दूरी में कमी, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, स्त्रियों की प्रतिष्ठिता में सुधार, ये सभी जो हैं पश्चिमीकरण के प्रभाव हैं। जातिवाद को प्रोत्साहित करना ये आपका पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि श्रीनिवास ने सर्वप्रथम संस्कृतिकरण के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे ब्राह्मणीकरण ने। ठीक है, ब्राह्मणीकरण जो शब्द है इस शब्द का यूज़ किया है किसने, एम.एन.
श्रीनिवास ने सबसे पहले संस्कृतिकरण की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में कृषक वर्ग संरचना की गत्यात्मकता का विश्लेषण किस विद्वान ने किया? विच स्कॉलर हैज़ एनालाइज द डायनेमिक्स ऑफ एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन बंगाल? राइट आंसर आपको लगाना है रामकृष्ण मुखर्जी ने किया है। ठीक है, बंगाल में कृषक वर्ग संरचना का गत्यात्मक विश्लेषण जो है रामकृष्ण मुखर्जी ने किया है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में पाई जाने वाली उच्च नीच की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो समाज में पाई जाने वाली उच्च और नीच की व्यवस्था को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रभु जाति की नहीं है? तो प्रभु जाति की विशेषता आपकी नहीं रहेगी इलाके में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में नातेदारी संगठन पुस्तक किसने लिखी है? हु रोड द बुक किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर जो मैच कराया था वहाँ बता दिया था। कॉन्सेप्ट वो आप पे वहाँ दे रखा था ना, थिंकर्स और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैच करना है। तो भारत में नातेदारी संगठन मतलब कि किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये वाली जो किताब है किसने लिखी है? इरावती कर्वे ने लिखी है। मैच करा दिया है आपको, दोबारा देखना। डी आपका करेक्ट आंसर है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे आप इसको ले लेंगे, जो आपकी किताब है किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये वाली जो किताब है इरावती कर्वे ने कब लिखी थी? तो 1965 आपको इसका आंसर लगा देना है। ठीक है, 1965 में किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया यानी कि भारत में नातेदारी संगठन पुस्तक को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। चोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चोर का एक गांव? अच्छा, चोर है यहाँ पे, तो सॉरी छोर है। छोर का एक गांव जो किताब है किसने लिखी है? D.N. मजुमदार ने लिखी है। ठीक है, D.N. मजुमदार यानी कि धीरेन्द्र नाथ मजुमदार ने लिखी है। ये यहाँ पे आपका बाबू करेक्ट आंसर है। चलो अच्छा, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और यार शेयर ज़रूर करना। बहुत मेहनत हुई है इस पूरे क्वेश्चन पेपर में, 100 क्वेश्चन है, सॉल्व करते करते थोड़ा थक गए हैं, तो मेहनत है, लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में संयुक्त परिवार के पतन का एक सामान्य कारण क्या है? आधुनिक समय में संयुक्त परिवार के पतन का एक सामान्य कारण क्या रहेगा? तो राइट आंसर आपको लगा देना है शहरीकरण और नौकरी की गतिशीलता। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द इंडियन वर्किंग क्लास पुस्तक किसने लिखी है? द इंडियन वर्किंग क्लास जो किताब है योगेंद्र सिंह ने लिखी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक पारंपरिक भारतीय संयुक्त परिवार में आमतौर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एक पारंपरिक भारतीय संयुक्त परिवार में आमतौर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो सबसे बड़ा पुरुष सदस्य जो होता है, जैसे कि ज़्यादातर घर में दादा ही सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी? तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम हो जाएगा। S.C. दुबे का पूरा नाम हो जाएगा श्यामा चरण दुबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फॉर्चून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स? द फॉर्चून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स जो किताब है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपका D.N. मजुमदार ने, धीरेन्द्र नाथ मजुमदार ने लिखा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस विचारक को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? भारतीय समाजशास्त्र का जनक जो माना जाता है G.S. घुरिये को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? G.S. घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जाति की सदस्यता निर्धारित करने का आधार क्या है? तो जाति की सदस्यता निर्धारित करने का जो आधार होता है ना, वो बाई बर्थ होता है, यानी कि जन्म से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, ये वाली जो किताब है किसने लिखी है? D.N. मजुमदार, धीरेन्द्र नाथ मजुमदार ने लिखी है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट इज़ क्लोज्ड क्लास, हु अमंग द फॉलोइंग गेव दिस स्टेटमेंट?
जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसने कहा? तो ये वाला कथन आपका DN मजुमदार का हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो किताब है किसने लिखी है? GS घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये ने लिखी है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DN मजुमदार किस क्षेत्र में कार्य करने हेतु जाने जाते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 57 का राइट आंसर आपको लगा देना है भारतीय जनजातियाँ एवं उनकी संस्कृति का अध्ययन, सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अपने अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? देखो सबसे ज़्यादा जो हो जाएंगे ना जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपके MN श्रीनिवास हो जाएंगे, लेकिन MN श्रीनिवास आपको ऑप्शन में दे नहीं रखा है और उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो एक ऑप्शन आपका D हो सकता है। लेकिन MN श्रीनिवास के अलावा GS घुरिये भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के लिए अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये यहाँ पे आपका आंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे ठीक है, वरना कमेंट एक बार करना तो बाकी बच्चे भी चेक कर लेंगे क्या आंसर रहेगा। मेरे हिसाब से A या D कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनजातियों की समस्या क्या है? भारतीय जनजातियों की समस्या क्या है? राइट आंसर आपको लगाना भाषा की समस्या है, स्वास्थ्य की और गरीबी, ये सारी समस्याएं हैं, तो D आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ द ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट जर्नल? इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर आपके हो जाएंगे DN मजुमदार। ठीक है, जो आपकी द ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट जर्नल है इसके संस्थापक DN मजुमदार हो जाएंगे। तो इसकी इस्टेब्लिश कब की थी DN मजुमदार ने? 1947 में। ठीक है, 1947 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति जो होती है आपकी वो आपकी पाई जाती है अंडमान और निकोबार में। ठीक है, जारवा जनजाति आपकी अंडमान और निकोबार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GS घुरिये ने जाति की कितनी व्यवस्था बताई है? तो जाति की 6 व्यवस्था विशेषता बताई है। ठीक है, GS घुरिये ने जाति की 6 विशेषता आपकी बताई हैं और किस में बताई हैं, इस ये पॉइंट भी पूछ सकता है कि GS घुरिये ने जाति की 6 व्यवस्था किस किताब में बताई हैं? तो उनकी एक किताब है GS घुरिये की कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इस किताब में GS घुरिये ने जाति की कितनी व्यवस्था बताई हैं बाबू? 6 बताई हैं, पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाने वाली प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? तो तोड़ा जनजाति हो जाएगी। तोड़ा जनजाति के जो लोग होते हैं तमिलनाडु के एकांत में नीलगिरी पहाड़ी पर रहते हैं। और एक होती है भील जनजाति, संथाल और हो जनजाति। तो भील जनजाति जो आपकी रहती है ये भारत की ना सबसे बड़ी जनजाति होती है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा संथाल जनजाति होती है जो पूर्वी भारत में निवास करती है। ठीक है, संथाल जनजाति हो या फिर हो जनजाति हो, ये पूर्वी भारत में निवास करती है। संथाल जो है आपकी मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में निवास करती है और हो जनजाति आपकी पूर्वी भारत में ही झारखंड और पश्चिम बंगाल में निवास करती है। इन पॉइंटों को आपको याद रखना है अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं? आदिवासी जो है वो पिछड़े हिंदू हैं, तो GS घुरिये ने ये बात कही थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक GS घुरिये द्वारा लिखी गई है? तो GS घुरिये द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगी इंडियन साधु। अब इंडियन साधु के अलावा जो बाकी किताब है वो किसने लिखी है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इंडियन विलेज जो किताब है, इंडियन विलेज जो किताब है इसको लिखा है SC दुबे ने। किसने लिखा है? SC दुबे ने लिखा है। डाइवर्सिटीज़ जो किताब है इसमें काफ़ी मत हैं, लेकिन एक मेरा मत है कि इसको लिखा है पीटर वुड ने लिखा है। ठीक है, किसने? पीटर वुड ने इस किताब को लिखा है डाइवर्सिटीज़ को। और एक आपकी है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी जो किताब है इसको लिखा है राम आहूजा ने। किसने? राम आहूजा ने इस किताब को लिखा है। और इंडियन साधु आपकी किसने लिखी है ये आप सभी को पता है, GS घुरिये ने लिखी है, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यों की सामाजिक संरचना का विचार किसने दिया? मूल्यों की सामाजिक संरचना का विचार जो दिया है आपका राधा कमल मुखर्जी ने दिया है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक DP मुखर्जी द्वारा लिखी गई है? तो DP मुखर्जी द्वारा लिखी गई किताब आपकी हो जाएगी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ। ठीक है हाँ, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ जो किताब है किसकी हो जाएगी? DP मुखर्जी की हो जाएगी।
ठीक है। हाँ, और एक किताब है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। ये वाली किताब किसने लिखी? तो ये किताब लिखी है आपकी मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर ने इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? तो राइट आंसर आपको इसका लगा देना है रामकृष्ण मुखर्जी ने। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी ने जो है अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है। 68 का एक करेक्ट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परंपरा और आधुनिकता पर किस समाजशास्त्री ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है डीपी मुखर्जी ने। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना राधा कमल मुखर्जी, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोशल इकोलॉजी की अवधारणा किसने दी है? सोशल इकोलॉजी की अवधारणा किसने दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अलग से याद रखना है, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, 71 का सी आपका करेक्ट आंसर है। सोशल इकोलॉजी की अवधारणा जो है आपकी राधा कमल मुखर्जी ने दी है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रामकृष्ण मुखर्जी ने बंगाल के कितने गाँव का अध्ययन किया है? राइट आंसर आपको लगा देना है 6 गाँव का अध्ययन किया है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी जो किताब है किसने लिखी है? ओवेन एम लिंच ने लिखी है। ठीक है, ओवेन एम लिंच ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारक की श्रेणी में नहीं आता है? तो मार्क्सवादी विचारक की श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर लगाना इरावती कर्वे। ठीक है, अरे सॉरी, ये तो आते हैं ना, इरावती कर्वे तो मार्क्सवादी विचारक के अंतर्गत आती हैं, एस सी दुबे भी आते हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। तो एक ऑप्शन में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो कार्ल मार्क्स रहेंगे, कार्ल मार्क्स आपके जो हो जाएंगे मार्क्सवादी विचारक में शामिल हो जाएंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 75 में आप देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारक है? तो AR देसाई आपके रहेंगे, रामकृष्ण मुखर्जी और ये DP मुखर्जी, उपरोक्त सभी, ये सभी जो हो जाएंगे आपके मार्क्सवादी विचारक में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स, तो ये किताब जो लिखी है आपकी रजनी कोठरी ने लिखी है। ठीक है, किसने? रजनी कोठरी ने लिखी है। कब लिखी थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1975 में, इसको प्रकाशित किया गया था 1975 में, कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स किताब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती कर्वे को अध्ययन के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? राइट आंसर है समाजशास्त्र और मानव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबनाइजेशन की अवधारणा किसने दी है? तो रूबनाइजेशन की अवधारणा आपकी GS घुरिये द्वारा दी गई है, डी आपका करेक्ट आंसर है। और एक बात और, GS घुरिये को फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा आपको बता चुका हूँ, MN श्रीनिवास ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? ये वाली भी आपकी MN श्रीनिवास ने दी है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसी क्वेश्चन पेपर में बताइए, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनेंगे आपके एग्जाम में। उम्मीद करूँगा आप वीडियो समझ पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं, थोड़ा धैर्य बना के देखना, आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारत में, ठीक है, समकालीन भारत में युवा पीढ़ी द्वारा पश्चिमी फैशन अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति किसका उदाहरण रहेगा? तो राइट आंसर आपको इसका लगा देना है पश्चिमीकरण। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? तो डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा आपकी MN श्रीनिवास द्वारा दी गई है। ठीक है, MN श्रीनिवास ने दी है। और कब दिया था? 1959 में MN श्रीनिवास ने डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, DP मुखर्जी किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तो DP मुखर्जी आपके लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने अपने अध्ययन में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? तो DP मुखर्जी ने, सी करेक्ट आंसर है। थोड़ा स्पीड्स में चल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने अपने अध्ययन में संरचनात्मक
पर कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? राइट आंसर है एम एन श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मुखर्जी ने बंगाल के गांव के अध्ययन में किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? राइट आंसर आपको लगाना है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रिमेंबर्ड विलेज? ठीक है, द रिमेंबर्ड विलेज जो किताब है उसको किसने लिखा है? तो राइट आंसर आपको इसका लगाना है एम एन श्रीनिवास ने लिखा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मैच करने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, देखो मैच आप इसको एक बार कर लेंगे, यहाँ पे बस कुछ नहीं है, 4 क्वेश्चन आपके फिर से तैयार हो जाएंगे। एम एन श्रीनिवास ने कौन सी किताब लिखी है? एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी और जी.एस. घुरिये ने कौन सी किताब लिखी है? ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पे लगाना है। देखो एम एन श्रीनिवास ने जो किताब लिखी है द रिमेंबर्ड विलेज किताब किसने लिखी है? द रिमेंबर्ड विलेज किताब जो है एम एन श्रीनिवास ने लिखी है। ये मैंने अभी यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 87 में। ठीक है, तो फर्स्ट का आपको सेकंड से मिला देना है। दूसरा है आपका एस.सी. दुबे। ठीक है, एस.सी. दुबे ने जो है कौन सी किताब लिखी है? एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज किताब लिखी है। डी.पी. मुखर्जी ने आपकी डाइवर्सिटीज़ किताब को लिखा है। जी.एस. घुरिये ने इंडियन साधुज की किताब को लिखा है। ठीक है, इन पॉइंटों को आपको याद रखना है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बुक इज़ रिटन बाई एम एन श्रीनिवास? एम एन श्रीनिवास ने कौन सी किताब को लिखा है? तो एम एन श्रीनिवास ने इन दोनों किताबों को लिखा है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ये दोनों किताबों को लिखा है। एक पॉइंट याद रखना, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया की जो किताब है 1966 में लिखा गया था, और मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर जो किताब है 1942 में इसको लिखा गया है। किसने? एम एन श्रीनिवास ने। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई.पी. देसाई इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी? आई.पी. देसाई जो जाने जाते हैं अपने किस वर्ग के लिए सोशियोलॉजी के फील्ड में जाने जाते हैं? क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो आंसर लगा देना फैमिली एंड किंगशिप के लिए जाने जाते हैं, परिवार और नातेदारी। 90 का सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया? तो भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन आपका इरावती कर्वे ने किया है। ठीक है, भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन जो है इरावती कर्वे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आई.पी. देसाई का उल्लेखनीय कार्य रहेगा? तो राइट आंसर है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा किस संदर्भ में पेश की है? तो राइट आंसर आपको लगाना है ग्रामीण समाज और जाति पद अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एम एन श्रीनिवास की प्रमुख कृति हो जाएगी? एम एन श्रीनिवास की प्रमुख कृति हो जाएगी रिलीज एंड सोसाइटी। ठीक है, अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, युगांत जो आपकी क्या है? युगांत जो आपकी कृति है ये किसने लिखी है? इस पॉइंट को भी आपको जानना ज़रूरी है। तो इरावती कर्वे ने युगांत कृति को लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है इसको? इरावती कर्वे ने। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये वाली जो कृति है किसने लिखा है? जी.एस. घुरिये ने इसको लिखा है। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये वाली जो आपकी कृति है किसने लिखा है? इसको भी जी.एस. घुरिये द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द का प्रयोग उस पारिवारिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी के घर चला जाता है? जो पति है वो पत्नी के घर चला जाता है, उसमें वो कौन सी व्यवस्था होती है? तो मातृ स्थानीय व्यवस्था होती है। ठीक है, और जिस में जो है पत्नी पति के घर चली जाती है उसको पितृस्थानीय पारिवारिक व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए.आर. देसाई भारतीय समाजशास्त्र में किस विचारधारा से जुड़े हैं? ए.आर. देसाई भारतीय समाजशास्त्र में किस विचारधारा से जुड़े हैं? तो मार्क्सवाद से जुड़े हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन की दिशा में काम किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा दलित आंदोलन। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संस्कृतिकरण की अवधारणा उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा जो है निम्न जाति
उच्च जातियों की प्रथाओं और रीति रिवाजों की नकल करती है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में नातेदारी मुख्य रूप से आधारित होती है। तो भारतीय समाज में जो नातेदारी होती है आपकी, वो रक्त और विवाह संबंध पर होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह आमतौर पर माने जाते हैं तो निष्पद्ध माने जाते हैं, यानी कि एक ऐसे विवाह माने जाते हैं जिसके लिए आप सज़ा के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, चचेरे भाई बहनों की शादी नहीं होती है, नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है, साउथ इंडिया में बहुत ज़ोर शोर से होती है, कोई इशू नहीं रहेगा। बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मैंने 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, बहुत मेहनत है इस वीडियो में। उम्मीद करूँगा पसंद आएगी। लाइक करना भाई, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट्स करना, लेकिन लाइक का मैं आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, पसंद आए तो लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। और शेयर ज़रूर करना, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर देना, टेलीग्राम पर शेयर कर देना, जितने भी आपके पास कॉलेज हैं, जितने भी दोस्त के पास सब्जेक्ट है, सबको भेज देना भैया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर रहे आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।